हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसके फिजिक्स। दिस इज द इमरान सर। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 10 का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, उसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उससे पहले बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये दो टाइप की एनर्जी होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये काइनेटिक एनर्जी बॉडी में उस वक्त होती है जब बॉडी मोशन में होता है। मतलब एनर्जी possessed इन द बॉडी एट द टाइम ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में तब होती है जब बॉडी रेस्ट में हो और उसके अंदर में एनर्जी हो। जैसे कि धनुष्यबाण, हमने धनुष्यबाण को ऐसा खींच के पकड़ा था, अगर छोड़ दिया हमने तो बाण निकल के जाएगा ना, या फिर गुलेल। तो इसी टाइप से जो उस बॉडी के अंदर में जब रेस्ट में है और एनर्जी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और उसको हम ऐसा कह सकते हैं, एनर्जी possessed इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस वजह से आ रही है बॉडी में? ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। फॉर एग्जांपल, एक पेन है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर ऐसे पकड़ा हो, ये बॉडी रेस्ट में है, बिल्कुल है। कि इसमें कोई एनर्जी है? हाँ है। तो कौन सी एनर्जी है? इसके अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड की एनर्जी है, ग्रेविटी की एनर्जी है। अगर मैं इसे हाथ निकाल लूंगा ना, तो ये बॉडी नीचे की तरफ गिर जाएगी, मतलब नीचे चली जाएगी। तो अगर एक पर्टिकुलर हाइट लाने के बाद अगर किसी बॉडी के अंदर में एनर्जी अगर कोई आती है ना ड्यू टू द हाइट, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, कौन सा होता है? mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड mgh, h इज द हाइट ऑफ द बॉडी। ओके, अब यहां पर ये जो mgh वाला जो फॉर्मूला है ना, ये mgh वाला फॉर्मूला अप्लाई कब होता है? कौन सी लिमिट तक अप्लाई होता है? जब बॉडी ग्रेविटी फील्ड के अंदर में हो, तब तक हम इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन h इज स्मॉलर देन द r। r क्या है? r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर समझो एक अर्थ है, उस अर्थ की जो रेडियस है अगर वो r है, और जो h होता है ना हाइट, अगर वो ज्यादा बड़ा ना हो, छोटा सा हो, तो हम उसको इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, mgh को। लेकिन अगर समझो बॉडी का मोशन होते होते इतनी दूर चली जाए बॉडी कि वो अर्थ ग्रेविटी के फील्ड के बाहर ही निकल जाए, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है ना, अर्थ के अराउंड में जो फील्ड होती है, वो फील्ड को स्किप कर कर वो चला जाए, बॉडी एट इंफिनिटी पर चला जाए। एट इंफिनिटी पर क्या हो जाए? बॉडी चली जाए, मूव हो जाए। तो फॉर्मूला हम ये यूज नहीं कर सकते। देखिए, तब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूले का नाम है Gm अपॉन r प्लस h माइनस में। ठीक है, देखिए ये वो फॉर्मूला है जिसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं एट इन्फिनिटी पर। अब ऐसा क्यों? जहां पर g क्या है? ये आपको मालूम है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। मास इज द m इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ द बॉडी, एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। h क्या है? h इज द हाइट ऑफ द बॉडी, मतलब कौन से हाइट पर बॉडी है उसको हम क्या कहेंगे? h कहेंगे। क्लियर हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, हम उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सेकंड थिंग यहां पर ये बनती है कि यहां पर मैंने निगेटिव का साइन दी, ये निगेटिव क्यों आया है? कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में होती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, होती है। लेकिन वो कब होती है? देखिए यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको मैं। जब बॉडी फील्ड के अंदर थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ? जब बॉडी ने क्या किया? फील्ड को छोड़कर चला गया। जब बॉडी ने फील्ड को छोड़ के गया तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है? 0। और काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई है? 0। दोनों भी 0 है, इक्वल है। अगर समझो सपोज अगर वो बॉडी फील्ड के अंदर अगर आना शुरू हो जाए, इसके अंदर एंट्री अगर वो कर ले, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज होगी? सोच कर बताओ, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? हाँ, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब बॉडी मोशन में हो, उस टाइम पर जो एनर्जी आएगी वो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी है। मतलब अंदर अगर बॉडी आ गई ना, अगर बॉडी एंटर अगर हो गई है ग्रेविटी फील्ड में, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए अगर हम देखेंगे एनर्जी को
बैलेंस करने के लिए काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब सोचो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इन्फिनिटी पर पहले तो जीरो थी, अगर अब वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जीरो से भी डिक्रीज होगी, जीरो से भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो जीरो से नीचे क्या है, जीरो से कम क्या है, माइनस है, निगेटिव है। इसीलिए यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो फील्ड के अंदर में जीरो होती है। क्लियर हो गया? फील्ड के अंदर में यहां पर कहीं पर भी अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करोगे तो वो क्या बनेगी, हमेशा जीरो बनेगी। हाँ, अब यहां पर एक दूसरा एग्जांपल देखता हूं मैं आपको। कंसिडर करो आपको किसी ने ऐसा जकड़ के पकड़ के रखा है, ठीक है। अगर आपने उसको छुड़ाना चाहते हो लेकिन आप छुड़ा नहीं पा रहे, तो इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है उसकी एनर्जी के कंपेरेटिवली कैसी है, ज्यादा है या कम है? कम है। कम है मतलब माइनस में है, कम है लेस है मतलब माइनस में। अगर आपने आपकी एनर्जी को बढ़ाना शुरू किया तो आपकी एनर्जी काय में आती जा रही है, प्लस में आती जा रही है। तो वैसे ही यहाँ पर बॉडी जब अंदर आ गई ना फील्ड के अंदर में, अब वो उसका खुद की एनर्जी का बस नहीं चलेगा, अब उसको वही सुनना पड़ेगा जो अर्थ की एनर्जी बोलेगी, अर्थ बोलेगा, अर्थ का फोर्स बोलेगा। समझ में आया? मतलब उसके ऊपर वो एनर्जी क्या हो गई, ओवरकम हो गई है। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के लिए क्या रहेगी, हमेशा निगेटिव में रहेगी, माइनस में रहेगी। सेकंड थिंग, अब जो फॉर्मूला मैंने बनाया था वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कैसे था और वो कहां से आया था, उसके बारे में थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। आपको क्लास 10th वाले बच्चों, आपको यहां पर वो फॉर्मूला नहीं है, आपको बुक में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर 11th-12th के जो बच्चे उनके लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान दे लो, मैं बता देता हूं। वो जो फॉर्मूला था Gm/r+h, ये फॉर्मूला आया कैसे, क्या यहाँ पर तो स्क्वायर था लेकिन ये r+h कैसे, स्क्वायर कहां चला गया? देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक बात समझना पड़ेगी हमको कि अगर समझो कोई बॉडी है, अगर समझो कोई बॉडी है, ये बॉडी की ये फील्ड है, यहां तक समझो उसकी फील्ड है, यहां तक फील्ड है, ठीक है। ये क्या होती है, अर्थ की रेडियस होती है, अर्थ की जो रेडियस होती है ना वो r होती है और हाइट होती है h। ये दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, r+h, क्या कहते हैं हम उसको, r+h। और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल r से। r+h को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम, स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं r+h को। तो यहां पर एक बॉडी है, एक फील्ड, उसकी फील्ड यहां तक है, या फिर अर्थ है समझो, उसकी फील्ड यहां तक है, और दूसरी जो बॉडी रहेगी वो इन्फिनिटी पर है। कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। अब इन्फिनिटी पर से लेकर अर्थ तक ये जो डिस्टेंस बनेगा ना, इस डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं x। क्या कंसीडर करते हैं, x। और अर्थ से लेकर उसकी फील्ड तक ये जो डिस्टेंस बन रहा है ना, इस डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं r, स्मॉल r, ठीक है। अब देखिए, सपोज कंसीडर करो ये बॉडी चलते हुए इस फील्ड तक आ गई है, ये बॉडी चलते हुए कहां तक आ गई है, इस फील्ड तक आ गई है। तो देखो हमको मालूम है क्या एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब है वर्क। वर्क इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एक एनर्जी का ही क्या है, फॉर्म है। और वर्क की डेफिनेशन क्या बनती है, वर्क की डेफिनेशन बनती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बनती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एनर्जी की भी डेफिनेशन क्या बनेगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहां पर ये u जो है ना, ये u इज इक्वल टू एफ इंटू डी बना। ओके, तो u इज इक्वल टू एफ, क्या था, एफ था तुम्हारा, सोचो थोड़ा सा लेक्चर फर्स्ट में जाकर सोचो आप, वहां पर एफ था तुम्हारा Gm/r²। या फिर अगर हाइट पर कंसीडर करते हैं, या ऑन द सरफेस है, अगर हाइट पर कंसीडर करेंगे हम तो हाइट भी आ जाएंगे, मतलब स्मॉल r+h आ जाएगा। ओके, ये एफ है। तो यहां पर फोर्स क्या बना दोबारा, Gm/r² इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स डी। ओके, थोड़ा सा सोचो यहां पर, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस छोटा सा समझो उसने कवर किया, छोटा सा डिस्टेंस मीन्स dx, और फिर डिस्टेंस कवर करके जा रहा है समझो dx। जो डी अगर जहां लगता है ना वो स्मॉल बन जाता है, स्मॉल क्वांटिटी बनती है। तो dx ऐसे डिस्टेंस कवर करते हुए वो कहां तक पहुंचेगा, फाइनली r तक पहुंचेगा। तो dx इज अ स्मॉल डिस्टेंस, और du क्या बनेगी, वो जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एनर्जी लग रही है ना, उसको हम कहेंगे du, स्मॉल एनर्जी। क्लियर हो गया? तो du इज इक्वल टू बनेगा Gm/r² इंटू dx। अब इसको हम, ये छोटी सी चीज हमको मिली, अगर हमको छोटी सी चीज कोई पता है, अगर हमको बड़ी चीज निकालना है, छोटी का इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, बड़ी चीज निकालना है, तो हम क्या करते हैं उसको, उसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ओके, तो अब इसका भी वैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल टू Gm/r², इसका भी इंटीग्रेशन इंटू dx।
डी का इंटीग्रेशन होगा, डी क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। छोटा वर्क, छोटी एनर्जी क्या बन जाएंगी, बड़ी एनर्जी, इज इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पर जी एम एम कॉन्स्टेंट है, जी भी बाहर, एम भी बाहर, एम भी बाहर, इंटीग्रेशन 1/r, वो चेंज हो रहा है, 1/r स्क्वायर इंटू डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पर। अब देखो u इज इक्वल टू बनेगा, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना इधर, u इज इक्वल टू जी एम एम, ये नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो रेस्ट टू पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो रेस्ट टू पावर क्या बन जाएगा, -2, मीन्स r का पावर -2 इंटू डी एक्स। अब यहां पर एक चीज बता देना चाहता हूं आपको मैं, हम जो जा रहे हैं कहां से कहां जा रहे हैं, इंफिनिटी से आर तक जा रहे हैं, तो यहां पर लिमिटिंग लगेगा हमको, इंफिनिटी से आर तक, मतलब x क्या बन रहा है अपना, r बन रहा है, x क्या बन रहा है, r बन रहा है, इसका मतलब जो इंटीग्रेशन लगा रहे हैं ना, ये लिमिटेड रहेगा, मीन्स x टू r रहेगा, x टू r रहेगा, x टू r रहेगा। क्लियर हो गया, लिमिटिंग वैल्यू क्या रहेगी हमारे इंटीग्रेशन की, x टू r। अब g m m इंटीग्रेशन लगा देंगे, अब जैसे हम इंटीग्रेशन लगाते हैं ना, तो इस केस में, इंटीग्रेशन की इस केस में r का पावर जब -2 + 1 से हो जाएगा, और जो बनेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा -2 + 1। ये 11th और 12th के बच्चों को ही समझेगा ऐसा मुझे लग रहा है, 10th क्लास के बच्चों की बस की बात नहीं है ये, अगर नहीं समझ रहा होगा तो आप ध्यान मत देना, खाली डायरेक्टली फॉर्मूला आपने पढ़ लेना इसका, 10th वालों सिर्फ, और लेकिन 11th और 12th वालों ध्यान दो इधर, 12th वालों मोस्टली। तो क्या बनेगा यहाँ पे, हाँ dx, ये dx निकल गया अभी, तो जी एम एम, देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा, r2 - 1 -2 + 1, r का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 बाहर लिख लेता हूं मैं, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, इंटीग्रेशन, इसकी लिमिटिंग वैल्यू रहेगी x टू r, इसकी भी रहेगी x टू r। अब यहाँ पर जो लिमिट लगाते हैं ना, लिमिट लगाने से पहले मैं इसको जहां था वहीं पर ही वापस भेज देता हूं, तो क्या बनेगा, -g m m, कहां था, नीचे था, डिनोमिनेटर में था, 1/r हो गया, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू बन गई है x टू r, क्या बन गई है, x टू r। अब यहां पर जब लिमिट लगाते हैं हम किसी भी इंटीग्रेशन को, तो उसका एक रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -g m m, अपर लिमिट क्या है, r, मीन्स 1/r की जगह, 1/r की जगह क्या आएगा, r ही आएगा, माइनस अपर लिमिट हो गया, अब माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या है, x है, सो 1/x, ओके, -g m m। अब देखो यहां पर ये 1/x है ना, x कितना है हमारे पास, x कितना है, इंफिनिटी इतना है, x कितना है, इंफिनिटी जितना है। क्लियर हो गया, मतलब यहां पर 1/r माइनस 1 क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। अब ध्यान दो इधर, मैथमेटिक्स का रूल क्या है, मैथमेटिक्स का रूल ये है कि 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज बिकम इंफिनिटी। इसका मतलब इंफिनिटी अगर इधर शिफ्ट होता है तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, मतलब 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, दैट मीन्स -g m m 1/r, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस r को बाहर खींचते हैं हम, -g m m अपॉन r आ गया, -g m m अपॉन स्मॉल r का मतलब क्या है, स्मॉल r का मतलब है r + h, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, तो क्या हो जाएगा ये r + h आ गया फॉर्मूला ये u का। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया क्या, क्लियर हो गया, ओके, अंडरस्टैंड, समझो बात को, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। बस फिर सेकंड टॉपिक पढ़ाता हूं। अब यहां पर जो हमारे पास अगला टॉपिक है, वो टॉपिक है स्केप वेलोसिटी के बारे में, ओके। स्केप वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्केप वेलोसिटी कुछ भी होता होगा, लेकिन सबसे पहले ये बताइए मुझको, स्केप का मतलब क्या होता है, स्केप, स्केप वो जो डाउन टू के अंदर में शाहरुख खान बोलता था ना, कोई स्केप प्लान है क्या हमारे पास, स्केप प्लान, वो चोरी करने के लिए जाता है। स्केप, स्केप का मतलब होता है छोड़कर जाना। अब वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, तो छोड़कर जाने वाली वेलोसिटी, किसको छोड़कर जाने वाली, तुमको कि हमको, नहीं, अर्थ ग्रेविटी फील्ड को छोड़कर जाने वाली जो वेलोसिटी रहेगी ना, उसको हम कहेंगे स्केप वेलोसिटी।
मतलब जो स्केप वेलोसिटी होती है, हम जब इनिशियली कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर फेंकते हो, आप सोचोगे हर बार सर पत्थर ही ऊपर उछालते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर फेंकते हैं तो डिपेंड करता है हमारी इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर में। जितनी जोर से हम फेंकेंगे ना वो पत्थर उतनी ऊपर जाएगा, और फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम कम होती जाएगी। अब सोचो जब लास्ट में जब उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, वहां पर जाके हमने फिर से धक्का मारा और फिर और ऊपर जाएगा, और जहां पर और ऊपर जाने के बाद और धक्का दिया, फिर और धक्का दिया, तो ऐसा करते करते अगर उसकी कभी वो पत्थर नीचे आएगा क्या, नहीं। फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि वो जो बॉडी है ना वो अर्थ ग्रेविटी फील्ड को छोड़कर चली जाएगी परमानेंटली, और वो कभी भी बैक में नहीं आएगी, रिटर्न नहीं आएगी वापस। तो ऐसी वेलोसिटी जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड को परमानेंटली छोड़कर जाती है उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं हम उसे, एस्केप वेलोसिटी। क्लियर हो गया, सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर। यहां पर समझो अर्थ है, ये उसकी फील्ड है, अर्थ के फील्ड को छोड़कर जाने वाली जो वेलोसिटी रहेगी ना उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी। क्लियर हो गया। अब सेकंड थिंग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर समझो बॉडी ऑन द सरफेस है, कहां पर है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, ओके। और सेकंड एक चीज है वो कहां पर है, एट इंफिनिटी पे है, एट इंफिनिटी। अब देखो यहां पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ एम वी स्केप। वी कौन सी, वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, माइनस जी एम एम अपॉन आर आएगा, सिर्फ कैपिटल आर, एच नहीं आएगा इसमें क्योंकि वो सरफेस पर है, हाइट 0 हो गई है, ओके। मीन्स टोटल एनर्जी क्या बोलती है, टोटल एनर्जी बोलती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलती है। इसका मतलब यह हुआ हाफ एम वी स्केप स्क्वायर प्लस माइनस, अब ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर हो गया, ठीक है। तो ये जो टोटल एनर्जी है ना इसको हम E1 नाम दे देते हैं चलते चलते, क्या नाम दे देते हैं, E1। अब यही एट इन्फिनिटी पे, मतलब इन्फिनिटी का मतलब जहां पर अर्थ की फील्ड खत्म हो गई है उसके बाद भी ऑब्जेक्ट फ्लो हो रहा है, मोशन में जा रहा है, चले गया फील्ड छोड़कर, तो वो जो इन्फिनिटी है ना वहां पर काइनेटिक एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने 0 होती है, वेरी गुड। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए माइनस जी एम एम, अगर हम कंसीडर भी करते हैं फॉर्मूला तो आर कितना है, आर तुम्हारा वो जो डिस्टेंस है ना इन्फिनिटी हो गया, वो जो डिस्टेंस है क्या हो गया, इन्फिनिटी हो रहा है, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब यहां पर अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे उसको हम चलते चलते E2 नाम दे देते हैं, वो भी क्या बन गई है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन 0 0 0, ठीक है। अब यहां पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो मेंटेन होने करने के लिए, वो इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको यह करना पड़ता है कि हमको E1 बराबर E2 लेना पड़ता है, मतलब ये इक्वल्स टू ये लेना पड़ता है। तो ये क्या है, ये है हाफ एम वी ऑफ स्केप स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू ये E1 हो गया। अब इज इक्वल्स टू आ गया, E2 की जगह पर क्या आएगा, 0। ये माइनस चीज है, इसको उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, बोलो, सुनाई नहीं, जरा जोर से बोलो, कैसे बोलेंगे ऑफलाइन वीडियो है, बनेगी जी एम एम अपॉन आर, ओके वेरी गुड। अब देखो यहां पर ये छोटू सा एम और छोटू सा एम बेचारे कट जाएंगे, ये जो 2 है ना ये डिनोमिनेटर में उधर जाकर न्यूमिनेटर में बनेगा, मीन्स वी ऑफ स्केप स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी एम अपॉन आर। अब देखो यहां पर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम, डरना मत, घबराओ मत, देखो इधर वी ऑफ स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट में ट्वाइस जी एम अपॉन आर, ठीक है। अब देखो यहां पर ये फॉर्मूला यहां पर खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा ही बाकी है कि हमने जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में देखा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो क्या बना था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर बना था ना, आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करते तो क्या बनता है, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, मतलब जहां पर जीएम दिख रहा है वहां पर जी आर डाल सकते हो तुम लोग। इसका मतलब यहां पर जीएम दिख रहा है, यहां पर भी हम क्या डाल सकते हैं, जी आर डाल सकते हैं। तो ये बनेगा वी ऑफ स्केप
इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ट्वाइस जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बोलो आर, कैंसल, v ऑफ स्केप इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ट्वाइस जी आर। ये फॉर्मूला बन गया क्या वेलोसिटी का, ठीक है, बन गया। पसीना पसीना हो गया रे भाई, बड़ी कमाल की गर्मी है, आप लोग तो लाइक भी नहीं करते। चलो हाँ, तो ये v ऑफ स्केप इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी आर। इसकी थोड़ी सी वैल्यू डाल देता हूँ चलते चल, इतना दूर आ गए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। और अंडर रूट 2 क्या है, 2 है, जी कितना है 9.8 है, इंटू आर कितना है, आर बोलिए 6.4 इंटू 10⁻6, नियर अबाउट इतना ही है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो बड़ी कमाल का आंसर आएगा। इसका कैलकुलेट करके स्क्वायर रूट लेकर देखना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी इसके वेलोसिटी होनी चाहिए। मतलब अगर समझो हम किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकते हैं ऊपर में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी या फिर उसकी स्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो वो बॉडी अर्थ ग्रेविटी फील्ड को छोड़कर चली जाएगी। क्लियर हो गया? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। यहां पर आपके क्लास 10th का ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन था, जो एक्सरसाइज है ना क्लास 10 की, जो टेक्स्ट बुक में, वो जो एक्सरसाइज के अंदर जो न्यूमेरिकल अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, तो आपको क्या लगता है, वो मैंने सॉल्व करवा के देना चाहिए कि आप खुद ही करेंगे सॉल्व? अगर ऐसा लगता है कि मैंने सॉल्व करवा के देने चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं, अगर ज्यादा कमेंट आते हैं मुझे, तो मैं वैसे ही करूंगा। ओके, थैंक यू।